हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के विषय को लेकर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे मामले में दो जज शामिल थे, जिसमें से एक जज ने इस मामले के पक्ष में अपने फैसला दिया है, जबकि एक जज ने इस मामले के विपक्ष में अपना फैसला दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा जब एक 26 सप्ताह की जो प्रेग्नेंट महिला थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि वो इस पूरी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना चाहती है। इसमें तर्क ये दिया गया कि महिला की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन से गुजर रही है, ऐसे में वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके 2 बच्चे पहले से मौजूद हैं, जिसमें से एक बच्चे की जो उम्र है वो मात्र 1 वर्ष के आसपास है। तो ऐसे में बच्चे की देखभाल करना माँ के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय कानून 26 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है उसे केवल बहुत विशेष परिस्थितियों में ही अबॉर्ट कराने की अनुमति देते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत में जो अबॉर्शन का कानून है, जो इस पूरे विषय से जुड़े जो नियम कानून है वो क्या कहते हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि भारत में जो गर्भपात कानून है उन कानूनों का बैकग्राउंड क्या रहा है, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके बाद ये कानून क्या कहते हैं, नियमों में क्या कहा गया है, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा इन नियमों का महत्व क्या है उसको भी समझेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इस तरह के खंडों से आप इस पूरे विषय को जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में इस पूरे विषय का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, एक बार इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप भारत में तकरीबन आज से 60 सालों पहले जाएंगे, 1960 के दशक के आसपास आप देखेंगे यदि, तो आपको पता चलेगा कि उस समय भारत में अबॉर्शन को, गर्भपात को एक अवैध गतिविधि के तौर पर देखा जाता था। और यदि आप उस समय अबॉर्शन करवाते थे तो आपको आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 312 है और जो सेक्शन 313 है, इसके तहत आपको 3 साल तक की सजा हो सकती थी। 313 के तहत तो आपको 10 साल की सजा हो सकती थी। तो ये इस तरह के सजा के प्रावधान हमारे कानूनों में किए गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आवाज उठने लगती है, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव अधिकारों को लेकर आवाज उठती है, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर आवाज उठती है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठती है। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार 1960 के दशक के मध्य में एक समिति का गठन करती है। इस समिति को प्राथमिक काम ये दिया गया था कि वो इस बात की जांच करेगी कि भारत में महिलाओं को क्या गर्भपात का अधिकार दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। और इस समिति का नाम था शांतिलाल शाह समिति। बाद में ये समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार संसद से एक कानून बनाती है। इस कानून का नाम है गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो ये तो एक एक्ट की जर्नी की बात हुई। इसके बाद इस एक्ट को जो सबसे बड़े तौर पर बदला गया वो 2021 में बदला गया, यानी कि 2021 में इस एक्ट में संशोधन देखने को मिला था। इस पूरे संशोधन को हम गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के नाम से जानते हैं। तो ये इस पूरे विषय के बैकग्राउंड की बात हुई, हमने इसके एक पृष्ठभूमि को समझ लिया इसके। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो पूरे कानून है ये कानून कहते क्या है और दोनों कानूनों में किस तरह के डिफरेंस मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस मतलब किन किन लोगों को गर्भपात का अधिकार दिया गया था। तो अगर आप 1971 वाले कानून को देखेंगे तो वहां पर केवल जो मैरिड महिलाएं थी, केवल जो विवाहित महिलाएं थी, उन्हें ही गर्भपात का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर आप 2021 वाले संशोधित कानून को देखेंगे तो वहां पर विवाहित महिलाओं के साथ साथ जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको भी कवर किया गया है। तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, ये पहला बदलाव है। इसके अलावा अगर आप जेस्टेशनल एज लिमिट को देखेंगे, यानी कि किस लिमिट में आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो अगर आप 1971 वाले कानून को देखेंगे
तो ये कानून कहता है कि आप केवल 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हैं, ऐसा 1971 वाला कानून कहता है। लेकिन अगर आप 2021 के संशोधित कानून को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी कैटेगरीज डिसाइड की गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि आप मुख्य तौर पर 20 सप्ताह तक तो करा सकते हैं, लेकिन यदि कोई रेप सर्वाइवर है या फिर दूसरी किसी स्थिति, किसी वल्नरेबल सिचुएशन से गुजर रही है कोई महिला, तो वो 24 सप्ताह तक अपना अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा और भी ये ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया है। ये कानून ये भी कहता है कि अगर जो बच्चा अंदर मौजूद है, यदि वो किसी विसंगति से गुजर रहा है, यदि उसमें कोई अनोमलिटी मौजूद है, यदि उसमें कोई समस्या मौजूद है, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए या फिर यदि जो मदर है उसके जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 24 सप्ताह के बाद भी उस बच्चे का, उस महिला का अबॉर्शन किया जा सकता है। तो ये तो अबॉर्शन के जेस्टेशन पीरियड की बात हुई। इसके अलावा इस कानून में ये भी बताया गया है कि यदि हमें अबॉर्शन करवाना है तो कितने डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत होगी, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन की जरूरत होगी। तो ये कहता है कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 12 सप्ताह तक के अंदर की है तो आपको केवल एक डॉक्टर की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है, 1971 वाला कानून ये कहता है कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो 12 से 20 सप्ताह तक की है तो आपको मुख्य तौर पर 2 डॉक्टर्स की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। एक बार इस पर फिर से बात कर लेते हैं। यानी कि यदि आपकी प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक की है तो आपको एक डॉक्टर की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 12 से 20 सप्ताह तक की है तो आपको 2 डॉक्टर्स की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। ये कहता है 1971 वाला कानून। लेकिन 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। 2021 वाला कानून क्या कहता है? तो 2021 वाला कानून कहता है कि यदि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 20 सप्ताह की है तो आपको केवल एक डॉक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 20 से 24 सप्ताह तक की है तो आपको 2 डॉक्टर्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 24 सप्ताह से ज़्यादा है, जो कि बहुत विशेष स्थितियों में होता है, तो आपको राज्य का जो मेडिकल बोर्ड है, जो कि राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा, उस मेडिकल बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और मेडिकल बोर्ड के लिए भी अनिवार्य है कि जब उसके पास कोई मामला आता है तो वो एक निश्चित अवधि के भीतर उस मामले पर डिसीजन ले ले कि अबॉर्शन करना है या फिर नहीं करना है। और ये भी तय किया गया है कि जब मेडिकल बोर्ड डिसीजन ले लेगा तो उसके 15 दिनों के भीतर इस पूरे प्रोसीजर को पूरा करना अनिवार्य है। तो ये तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात हुई। इसके अलावा यदि आप जो डॉक्टर है वो किसी महिला की जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करता है, यदि उसकी जो सूचनाओं को कहीं पर पहुंचा देता है, कहीं सार्वजनिक कर देता है, तो पहले कानून के तहत उस पर 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता था। लेकिन अब मुख्य तौर पर उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा दी जा सकती है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये मुख्यतः इस पूरे कानून के प्रावधानों की हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन कानूनों की वजह से भारत में महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये कानून। तो ये कानून इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए प्रजनन अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा। रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके सुनिश्चित किए जा सकेंगे। महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार मिलेगा और वो अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के डिसीजंस ले सकती हैं। ये तो पहला फायदा हुआ। इसके अलावा इस पूरे डिसीजन की वजह से जो मातृत्व मृत्यु दर है उसमें भी कमी की जा सकेगी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को पूरा करते हुए कई बार माताओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस पूरी स्थिति की वजह से, इस पूरे कानून की वजह से भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है, जो खासतौर पर फीमेल मोर्टेलिटी रेट है, मदर मोर्टेलिटी रेट है, उसमें कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और इसके माध्यम से हम 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्राप्त कर लेंगे, जिसमें पहला है SDG 3.1, जो कि इस बात को लेकर जोर देता है कि हम 2030 तक जो वैश्विक मातृत्व मृत्यु अनुपात है उसको 1 लाख पर 70 तक कम करके नीचे लेकर आए। इसके अलावा SDG 3.7 भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की बात करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता है। इसके अलावा SDG 5.6 है, जो कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बाधाओं को संबोधित करने की बात करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के को लेकर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात करता है। तो ऐसे में इस पूरे कानून के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से हम इन 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्राप्त कर सकते हैं
और अंततः इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि इनके माध्यम से हम भारत में विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, महिलाओं की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो इस पूरे कानून के फ़ायदों की बात हुई। हालाँकि कानून को लागू हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें महिलाओं की स्थिति में कोई ख़ास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। महिलाएँ आज भी उन्हीं तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कानून तो लागू कर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन अभी भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। अभी भी कई लोग इस कानून को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, कई महिलाएँ अभी भी जागरूक नहीं हैं। तो ऐसे में कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है। महिलाओं को ये बताने की ज़रूरत है कि उनकी जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ पर उन्हें अपना अधिकार प्राप्त है और वो स्वयं डिसीज़न ले सकती हैं। तो ये तो मुख्य तौर पर फ़ायदों की बात हुई। अब अंत में हम इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 24 सप्ताह की अवधि की समाप्ति के बाद किस शर्त पर गर्भपात कराने की अनुमति देता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिना डॉक्टर की सलाह के, ऑप्शन बी एक डॉक्टर की सलाह के, ऑप्शन सी 2 डॉक्टर्स की सलाह के और ऑप्शन डी राज्य मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।